गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारी संस्था करियर कैंपस में स्वागत है। पॉलिटी सेशन चल रहा है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ और भारत के संविधान के निर्माण में कौन कौन से लोग शामिल थे, किन लोगों के द्वारा संविधान बनाया गया और संविधान कहते किसको है, संविधान क्यों बनाना आवश्यक है था भारतीयों के लिए या अन्य जितने भी देश है जो संविधान का निर्माण किए हैं उनके अनुसार अपने देश को संचालित कर रहे हैं। तो आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों महसूस हुई भारत में भी कि भारत में संविधान का निर्माण किया गया। तो ये सारे तमाम चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से और उन सारे फैक्ट को भी आसानी से समझेंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम्स में अराइज किया जाता है। तो सबसे पहली बात आता है कि संविधान कहते किसको है। तो संविधान का सिंपल सा अर्थ होता है कि यह एक विधान का दस्तावेज है, अर्थात कानून का एक किताब है, कानूनी किताब के रूप में हम कह सकते हैं। तो ये संविधान का मतलब हुआ कि यह एक दस्तावेज है, विधान का दस्तावेज है। संविधान एक दस्तावेज है। किसका दस्तावेज है? तो देश के विधि विधान का, विधि विधान का, देश के विधि विधान का एक यह किताब है। जिस तरह से भूगोल का, नागरिक का, इतिहास का किताब होता है, उसी तरह से हमारा जो देश है वो किस प्रकार से संचालित होगा, उसका क्या आधार होना चाहिए, ये सारा आधार अगर हम कहेंगे, ये सारे चीज़ों को तय करने का काम संविधान करता है। तो संविधान का अर्थ मुझे लग रहा है आपको सिंपल में बताने का प्रयास किए हैं। अब बात आती है कि संविधान, तो ये समझ में आया कि संविधान कहते किसको है। भारत में संविधान बनाने के लिए जो लोग आए सामने, वो लोग कौन थे और साथ ही भारतीय संविधान के निर्माण के पीछे का तर्क क्या है कि भारत में आखिर इसका इम्पोर्टेंस की अगर बात करें कि संविधान निर्माण होने के लिए और संविधान का क्या इम्पोर्टेंस है, आखिर इसको क्यों बनाया गया, क्यों लागू किया गया। क्योंकि आज भी हमारे देश में सर्वोसर्वा संविधान है, संविधान सबसे ऊपर है, उसके बाद ही जितने भी पोस्ट या पद या व्यक्ति है उसके बाद आते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सब में सर्वोच्च क्या है? संविधान है। तो संविधान का क्या इम्पोर्टेंस है? तो संविधान का अगर बात करें हम इम्पोर्टेंस का कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहला क्या है कि यह संविधान हमें सरकार के लिए, सरकार का प्रणाली क्या होगा, शासन व्यवस्था की जो प्रणाली है वो कैसी होगी, इसको तय करने का काम करता है संविधान। यानी सरकार किस तरह से शासन व्यवस्था संचालित करेगी, इसका आधार कहाँ से मिलता है? संविधान से। तो शासन व्यवस्था का आधार तय करता है और क्या करता है। तो इसके अलावा अगर देखें तो संविधान देश के नागरिकों के क्या कर्तव्य है और उसके पास क्या अधिकार है, इसके बारे में बताने का काम करता है। तो संविधान नागरिक के अधिकार को बताता है और क्या करता है? कर्तव्यों को बताता है। तो ये सारे पॉइंट अगर हम देखेंगे तो संविधान से निकल के आती है कि संविधान के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारी जो सरकार है, भारत सरकार है, वो किस प्रकार से शासन व्यवस्था को संचालित कर रही है। तो ये सारा बेस कहाँ से निकल के आता है? संविधान से ही। साथ ही साथ हमारे और आपके और देश के तमाम नागरिकों के पास कौन कौन से अधिकार है, वो सारा अधिकार के बारे में अगर जानकारी हमें लेना हो तो हमें संविधान से प्राप्त होता है कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार है। उसके बाद आता है कि हमारा अधिकार तो समझ गए, बट हमारे पास क्या कर्तव्य है अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, यानी ये सारे चीजें के बारे में अगर बात करेंगे तो ये भी हमें संविधान में इसके बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये संविधान से हमें इन सारे चीजों के बारे में पता चलता है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक एज ए स्टूडेंट के तौर पे नहीं बल्कि ऐसे भारत के नागरिक होने के नाते भी हमें संविधान के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आखिर में
भारत का संविधान किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से भारत के शासन जो व्यवस्था है वो क्या संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या हमारा कोई जो अधिकार है उसको तो किसी ने हनन नहीं न कर लिया है, या साथ ही ये भी हम समझ सकते हैं कि हमारा अपना क्या कर्तव्य है। तो ये सारे चीजों को बताने का काम करता है संविधान। तो संविधान का इम्पोर्टेंस, संविधान कहते किसको, ये तो समझ गए। अब बात आती है कि संविधान का निर्माण किन लोगों के द्वारा किया गया। तो ये आता है, देखिए अब एक और बात आती है कि आखिर इसका संविधान निर्माण करने के पीछे क्या जरूरत क्या आन पड़ी थी संविधान निर्माण करने का। तो देखिए भारत में शुरू से ही या अन्य देशों की बात करें तो वहाँ पर शासन व्यवस्था चल रहा था, राजतंत्रात्मक भी चल रहा, कहीं गणतंत्रात्मक भी व्यवस्था है। तो भारत में जब भारत गुलाम, उसके बाद से जब भारत गुलामी की बेड़ी से निकलना चाह रहा था तो उस समय भारत के जितने भी दिग्गज लोग थे, महानुभाव थे, वो जो भी व्यक्ति लोग थे जो राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले, वो लोग सभी ये ऐसी व्यवस्था चाहते थे कि जब भारत गुलामी की बेड़ी को तोड़ करके आगे बढ़े तो एक राष्ट्र की कल्पना उन्होंने अपने हिसाब से एक अलग अलग तरह से उन्होंने अपनी कल्पना की कि भारत में प्रत्येक नागरिक के पास अधिकार होना चाहिए, किसी के साथ किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिला और पुरुष के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, जाति धर्म से उठ करके मानवता के आधार पर भारत का विकास होना चाहिए। तो ये सारी तमाम जो उनकी खूबसूरत सोच है, उन सारे सोचों को भी अगर हम देखेंगे तो ये संविधान में पिरोया गया है और इसी आधार पर भारत में संविधान के लिए ये कल्पना की गई थी कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं कि भारत का जो संविधान होना चाहिए, तो ये संविधान निर्माण करने की बात आती है तो संविधान निर्माण की कल्पना में ही एक दो फैक्ट निकल के आता है और वो फैक्ट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये है ऐतिहासिक बिंदु। अब इसी संविधान के निर्माण के क्रम में वर्ष आता है 1928 का वर्ष, जब भारतीयों के द्वारा भारत के संविधान निर्माण की बात की गई। तो यहाँ पर 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, क्या नाम था, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में जाकर के एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 1928 में, नेहरू रिपोर्ट, जिसमें मेन रूप से डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। लेकिन हालांकि बाद में जाकर के यह सभी पार्टियों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो ये भी विफल ही रह गया ये नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद अगर हम देखें कुछ और संविधान निर्माण के कड़ी में एक पॉइंट, तो वह वर्ष आता है 1931 का कराची अधिवेशन। अगर बात करें 1931 के कराची अधिवेशन का, कराची अधिवेशन, यहाँ पर भी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बात की गई कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। तो यहाँ पर ये निकल कर के बात आता है कराची अधिवेशन में। अब आता है कि 1934 का, 1934 में क्या होता है कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस के मंच के द्वारा, कांग्रेस मंच पे संविधान निर्माण के लिए यह बात कहा गया कि संविधान सभा होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा, बात आती है कि संविधान सभा की सबसे पहली कल्पना किस व्यक्ति ने किया था, तो एम.एन. राय। आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा की कल्पना सबसे पहले किसने की थी। संकल्पना की बात जब आएगी तो ये नाम याद रखेंगे, एम.एन. राय। वर्ष 1934 में ही इन्होंने भी किया था। तो वर्ष 1934 में कांग्रेस के मंच से यह तय किया गया कि भारत का अपना जो संविधान होगा उसके निर्माण के लिए एक संविधान सभा होना आवश्यक है। तो ये सारी बातें चल रही थी देश में कि भारत का संविधान होना चाहिए, संविधान निर्माण करने के लिए भारत का जो अपने भारतीय हैं उनके द्वारा निर्मित हो, किसी विदेशी के द्वारा नहीं हो, इसके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये तमाम सारी बातें हो रही थी और इसी क्रम में
अगर बात करें थोड़ा वैश्विक स्तर पे, तो विश्व में चल रहा था वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध। और उस समय उसके बाद ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में जो राजा बना क्लाइमेट एटली, ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर क्लाइमेट एटली, और इसने भारत, जब ये ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन गया तो उसके बाद क्या होता है कि ये भारत में कहा कि भारत को अब स्वतंत्र करेंगे, तो भारत की जो सत्ता है वो भारतीयों को सौंपना है, स्थानांतरित करना, हस्ताक्षर करके उनको देना है। तो ये बात आने लगी कि उन लोगों को दिया जाएगा। तो भारत के लोग जो मांग कर रहे थे कि भारत का अपना संविधान होगा, हम लोगों के द्वारा निर्माण किया जाएगा। तो इन सारे तमाम बातों पर बात करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक 1946 में, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन, अगर बात करें कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो ये डेट था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसका उद्देश्य था भारतीय सत्ता को भारतीय लोगों को हस्तांतरित करना, साथ ही साथ भारत में जो संविधान की मांग की जा रही थी उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, जिससे भारत का जो संविधान है वह निर्माण प्रक्रिया में स्टार्ट हो जाए, उनका निर्माण शुरू हो। तो ये सारे पॉइंट है कुछ भारत के संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि के तौर पे। अब आते हैं हम थोड़ा सा कि भारत में जो कैबिनेट मिशन आया 1946 में, यह कब आया था, तो 24 मार्च को, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया, और इसके ही तर्ज पे जुलाई 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा, तो भारत में जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये संविधान सभा में जो लगभग ये निर्धारित किया गया था, सुनिश्चित किया गया था कि 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होगा। लेकिन बाद में अगर बात करेंगे कि चुनाव कितना का हुआ, तो ये इतने मेंबर का नहीं होता है, 296 मेंबर का चुनाव होता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि संविधान सभा हुआ, संविधान सभा का गठन हो गया संविधान के निर्माण के लिए। अब आता है बात कि संविधान सभा में जो सदस्य आए वो कौन लोग थे। तो ये लोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर चुन करके आए थे। हालांकि इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो संविधान सभा के सदस्यों की बात करेंगे हम, सदस्यों की तो चुनाव कैसा हुआ? चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से। तो कितने मेंबरों के यानी कितने जनसंख्या पर एक मेंबर निर्धारित किए गए थे? तो इसमें बात आती है कि लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर डिसाइड किया गया था कि एक मेंबर होगा। तो ये भी याद रखेंगे हम, 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगा? एक सदस्यों को निर्धारित किया गया था संविधान सभा में, और संविधान सभा का उद्देश्य यही था कि भारत के संविधान का निर्माण करना। ये सारे फैक्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए संविधान सभा में हम अभी आपको बताए हैं कि संविधान सभा के जितने मेंबर थे उनका निर्धारण किया गया था कि लगभग 389 इतने सदस्य होंगे। लेकिन हालांकि इसमें बात आती है कि चुनाव की बात, तो इसमें इतने मेंबरों का चुनाव नहीं होता है, मात्र 296 सदस्यों का चुनाव होता है। आप यह भी याद रख सकते हैं कि चुनाव कितने का हुआ था, तो 296 मेंबरों का चुनाव होता है। इसमें चुनाव हो जाता है आपको कितना मेंबरों का? तो 296 मेंबरों का। अब हम इसमें देख लेंगे कि संविधान में निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है। तो ये जो 292 सदस्य था, यह ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश
ब्रिटिश भारतीय प्रांत से मेंबर आए। उसके बाद 93 जो था देसी रियायत। तो ये सब रहे देसी रियासतों के 93। और 4 जो था वह सा क्षेत्र जो यूटी के रूप में, जो कि गवर्नर के डायरेक्ट निर्देशन में काम करता था। तो ये क्षेत्र जो थे वहां से टोटल 4 मेंबर आया। तो लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि ये तो संरचना था संविधान सभा में मेंबरों के लिए, लेकिन इतने का चुनाव न होकर के चुनाव मात्र कितने का हुआ, 296 सदस्यों का। अब इसमें क्या होता है कि कांग्रेस की बात आती है और मुस्लिम लीग की बात आती है कि इसमें कांग्रेस कितने थे और मुस्लिम लीग कितने थे। तो इसमें कांग्रेस की बात अगर करेंगे तो इसमें कांग्रेस की संख्या और मुस्लिम लीग की संख्या कितना था, मुस्लिम लीग की संख्या 73 रहा और बाकी जो बच गया आप इसमें देख सकते हैं कितना रह गया, 208 लगभग। 208 मेंबर जो थे वह कांग्रेस के थे। यानी इतने में जो चुनाव होता है इसमें अगर हम देखेंगे तो 73 और 208 सही है। इसमें ये आपका ये आ जाता है, चुनाव लगभग 296 का ही होता है। लेकिन यहाँ पर ये सारे सदस्य जो थे इनका निर्धारण करने की बात किया गया था। और इसमें और भी कुछ सदस्य थे जो अन्य अलग अलग पार्टियों से, तो हम अभी उसमें नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 हम इसलिए बताए हैं कि ताकि आप याद रख सके, क्योंकि कांग्रेस से पूछा जाता है नहीं तो मुस्लिम लीग के पूछ दिया जाता है कि कितने मेंबर थे संविधान सभा के निर्माण में। तो ये याद रखेंगे 208, मुस्लिम लीग से 73 थे और फिर अन्य जो पार्टियां थी, स्वतंत्र पार्टियां थी, उन सारे पार्टियों की कुछ सदस्य भी इसमें शामिल थे, पार्टिसिपेट किए थे संविधान के निर्माण में। अब आता है संविधान सभा। संविधान सभा के सदस्य 389, अभी ही हम इसको बता दिए हैं आपको कि 389 था। लेकिन इसके बाद अब बात करते हैं कि ये तो सारी घटनाएं जितने भी हम अभी आपको बताएं कि संविधान सभा के निर्माण की बात, कैबिनेट मिशन आए, उसके तर्ज पे संविधान सभा का निर्माण हुआ। लेकिन आगे चल करके जब संविधान का निर्माण प्रक्रिया चालू हो गया, संविधान निर्माण के जितने भी लोग थे संविधान के निर्माण करने वाले, वो सब अपने काम में लग गए। तो बाद में एक घटना घटती है, आप सभी को पता होगा कि भारत की स्वतंत्रता की बात आती है। तो भारत जो स्वतंत्र हुआ तो इसके लिए 3 जून 1947 को विभाजन की बात के लिए माउंटबेटन योजना आया। कौन सा योजना? माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना जो आया, जो विभाजन योजना के भी नाम से हम जानते हैं, इस योजना के तर्ज पर ही भारत में क्या होता है, भारत का स्वतंत्रता के साथ ही भारत का विभाजन भी होता है। तो भारत का जो विभाजन हुआ, यहाँ पर देखेंगे कि विभाजन, भारत का क्या हो गया, विभाजन। विभाजन जो हुआ तो भारत के संविधान निर्माण करने वाले जो सदस्य थे उनकी जो संख्या थी उसमें भी अंतर आ गया। क्या हुआ, क्योंकि जो सदस्य पाकिस्तान वाले एरिया से थे वो सारे सदस्य पाकिस्तान के क्षेत्रों में चले गए। तो इस तरह से संविधान सभा के जो मेंबर थे उसमें अंतर देखने को मिलता है विभाजन से पहले और विभाजन के बाद। तो विभाजन से पहले वाले जितने भी बात थी हमने आपको अभी बताया। लेकिन विभाजन के बाद क्या होता है कि जब 31 अक्टूबर, याद रखेंगे डेट, 31 अक्टूबर 1947 का दिन, 31 अक्टूबर 1947 यानी जब देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जब संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें आता है निकल करके स्वतंत्रता की बात की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे विभाजन बाद संविधान सभा। तो विभाजन के बाद यदि बात करेंगे कि संविधान सभा में कितने मेंबर थे, तो 299। और यही क्वेश्चन कई बार आता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो ये 299। याद रखेंगे कितने मेंबर रह गए, 299 जो संविधान सभा में सदस्य थे। तो ये संविधान के
विभाजन संविधान निर्माण से पहले और संविधान निर्माण की बाद के कुछ कंसेप्ट थी जो आप समझ गए होंगे अब तक, मुझे आशा है। तो ये संविधान के निर्माणकर्ताओं की अगर सदस्यों की संख्या की बात आती है तो 299। अब थोड़ा सा अगर हम और बात करेंगे कि संविधान निर्माण में कुछ कुछ लोगों के बारे में, इसमें एक पॉइंट आता है कि संविधान निर्माण में सदस्यों की संख्या की जो बात की गई थी, तो इसमें होता क्या है कि देसी रियायत और ब्रिटिश प्रांतों के क्षेत्रों में से, अगर इसमें यहाँ से भी अगर आप देख सकते हैं, देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, तो यहाँ पर 229 और यहाँ पर 70, ये इस तरह से स्वतंत्र विभाजन के बाद की जो संरचना रही संविधान सभाओं के सदस्यों की, तो कुछ इस तरह से रहा, जिसको हम आपको यहाँ से समझा दिए। संविधान के विभाजन के बाद 299, ब्रिटिश प्रांत से 229 और देसी रियासत से टोटल 70 मेंबर, अन्य कुछ विभिन्न पार्टियों से भी थे। नेक्स्ट की ओर देखते हैं तो सांप्रदायिक आधारित प्रतिनिधि। अब देखिए, अभी अभी हम आपको बताएं कि भारत में जो संविधान निर्माण करने वाले थे व्यक्ति, वो सभी जाति धर्म समूह के व्यक्ति थे। इसमें ऐसा नहीं था कि केवल उच्च वर्ग के लोग होंगे, केवल निम्न वर्ग के लोग होंगे, केवल, तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था। इसमें सभी व्यक्तियों का समान योगदान आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सदस्यों की संख्या में समानता थी, लेकिन हर एक वर्ग के व्यक्ति इसमें शामिल थे। अब और इसीलिए अगर आप बात करेंगे कि भारत कितनी खूबसूरत, भारत का जो संविधान बन गया, खूबसूरत संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान के तौर पे जाना जाता है और इतना बेहतरीन ढंग से, तो इसके पीछे की ये भी कारण है कि भारत का संविधान किसी एक वर्ग, एक जाति के लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि इनके बनाने में भारत में रहने वाले सभी जाति समूह के लोगों के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि संप्रदाय आधारित प्रतिनिधि कितने थे भारत के संविधान के निर्माण में, तो संविधान सभा में सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधि की बात करेंगे कि इसकी संख्या क्या थी, किस तरह से थी। तो सबसे पहली बात आती है कि संप्रदाय आधारित में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक थी, 208। हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक 208। उसके बाद नेक्स्ट जो मेंबरों की बात करेंगे कि दूसरा स्थान पर, तो ये आता है मुस्लिम समुदाय। तो मुस्लिमों की संख्या अगर बात करेंगे तो 73 रहा, मुस्लिमों की संख्या 73 रहा। और इसमें एससी वर्ग के बारे में अगर बात करेंगे कि एससी वर्गों की संख्या कितना था, तो 33। आप यहाँ से इसको याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे अधिक किनका था, तो हिंदुओं का 208, उसके बाद मुस्लिम का 73, उसके बाद एससी वर्ग का 33, एससी वर्ग का 33, ईसाई का 3 और एसटी का 6, यानी जनजाति वर्गों के लोग भी इसमें शामिल थे संविधान के निर्माण में, और इनकी संख्या अगर देखेंगे तो 6। तो ये रहा कुछ संप्रदाय आधारित प्रतिनिधियों की संख्या किस तरह से है। अब बात करते हैं संविधान के निर्माण में। आप तो सदस्यों के बारे में जान गए कि टोटल इतने सदस्य थे 299, लेकिन इसमें टोटल में महिलाओं की बात करेंगे कि इसमें महिला कितनी थी, तो टोटल महिलाओं की संख्या 15 थी। यानी कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा में महिलाओं की संख्या भी थी, महिलाओं का भी योगदान रहा, और उनकी टोटल संख्या की बात करेंगे तो 15। अब देखते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख महिलाएं थी जो संविधान के निर्माण में अपना योगदान दी। इसमें नाम पहला आता है अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट नाम है एनी मस्करीन, एनी मैस्करीन। तीसरा है बेगम एजाज रखूल। 4th नंबर पर दक्षियानी बेलियादून। 5th नंबर पर श्री दुर्गाबाई। उसके बाद 6th नंबर पर हंसा मेहता। हंसा मेहता का नाम ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, हालांकि सारा नाम इम्पोर्टेंट है, बट कुछ नाम ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना ही चाहिए। ये हंसा मेहता का नाम आप याद रखेंगे कि संविधान सभा के निर्माण में ये भी अपना योगदान दी थी, उसमें मेंबर थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कमला चौधरी, नेक्स्ट नीला रे,
नीला नहीं, लीला है, नाम इसका लीला था। आप लोग वो वाला गाना मत समझ लीजिएगा, ये लीला रे है। उसके बाद आता है मालती चौधरी, नेक्स्ट है पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, राजकुमारी अमृता कौर। ये नाम तो आप याद ही रखेंगे। राजकुमारी अमृता कौर जो बाद में जाकर के जब पहली मंत्रिमंडल भारत का पहले प्रथम मंत्रिमंडल जो गठित किया गया उसमें यह स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी आती है, राजकुमारी अमृता कौर। उसके बाद सरोजनी नायडू जो कि बाद में चल करके भारत की पहली महिला किसी राज्य की गवर्नर बनने वाली बनी। कौन? तो सरोजनी नायडू। तो ये सारे नाम आपको काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सुचिता कृपलानी, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी बाद में चल करके ये चीफ मिनिस्टर बनती है, मुख्यमंत्री। और लास्ट नाम विजय लक्ष्मी, पंडित विजय लक्ष्मी, जो कि यूएनओ में पहली महिला महासभा के अध्यक्षता के तौर पर इनका नाम आता है, अध्यक्षता करने वाली महिला विजय लक्ष्मी। तो ये सारा नाम है जिसको आप याद रख सकते हैं, एक बार रिकॉल कर लेंगे ताकि आपको याद रह सकता है। क्योंकि क्वेश्चन यदि ये पूछ दें कि संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं शामिल नहीं थी, तो आपको अगर नाम याद रहेगा तो आप आसानी से इसको टिक कर लीजिएगा। पहला आता है अम्मू स्वामीनाथन, दूसरा आता है एनी मस्करीन, तीसरा है बेगम एजाज, दयाक्षिणी बेलयादून, श्री दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और पंडित विजय लक्ष्मी। ये सारी महिलाओं की टोटल अगर मेंबर की बात करेंगे तो 15 यानी 15। अब आते हैं संविधान सभा। अब देखिए संविधान सभा का तो गठन हो गया, संविधान में महिलाओं की संख्या कितनी है, संविधान में टोटल मेंबर्स कितने हैं, संविधान में जो संप्रदाय आधारित उनकी जनसंख्या कितना रहा, उसमें मतलब मेंबरों की संख्या। अब आता है कि संविधान सभा, ये सारा काम हो रहा था तो संविधान सभा की अध्यक्षता किसने किया, उसके उपाध्यक्ष कौन थे, उसके सलाहकार कौन थे, संविधान का जो निर्माण हुआ तो वह किस किस आधार पर हुआ, किस तरह से काम उसमें हुआ, ये सारे पॉइंट को हम देखेंगे। तो बात आती है संविधान सभा। संविधान सभा की अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो एक तो पहला नाम आ जाता है संविधान सभा में अध्यक्ष के तौर पर जब बात आती है तो उसमें एक आता है पहले अस्थायी अध्यक्ष और फिर अस्थायी अध्यक्ष। जब आता है नाम अस्थायी अध्यक्ष के, अस्थायी अध्यक्ष, तो ये है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब बात आता है अस्थायी अध्यक्ष का, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बात रहा कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, उसके अस्थायी तौर पर अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं कि संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन कौन लोग थे, तो इसमें दो नाम आते हैं। दो नाम क्या है, तो एस.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी। एस.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी जो कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कितने मेंबर, 2। नेक्स्ट आता है संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो इनका नाम आता है बेनेगल नरसिंह राव, इसी को कहा जाता है शॉर्ट्स में BN राव। इनका पूरा नाम अगर देखेंगे तो बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के सलाहकार थे। नेक्स्ट आता है महिलाओं की संख्या तो 15, अस्वीकार कर दिया। अब ये क्या बात है, तो जो संविधान सभा था और जो संविधान निर्माण करने की बात आ रही थी उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो शामिल होने से मना कर दिए। हालांकि उन्होंने अपना तर्क कुछ और दिया कि उन्होंने बताया कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है कुछ, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से व्यक्ति थे जो संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार करने से मना कर दिया, यानी अस्वीकार किया। तो संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वाले व्यक्ति के बात जब आता है तो 2 मेंबर आता है। एक आता है तेज बहादुर सबरू, तेज बहादुर सबरू, और नेक्स्ट आता है आपका क्या नाम था, बिहार के जो थे एक जयप्रकाश नारायण। ये 2 ऐसे मेंबर थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता लेने से मना कर दिया। नेक्स्ट आता है कि नहीं मतलब
नहीं का मतलब है कि जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और यहाँ से क्वेश्चन आपका एराइज किया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति है जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो नहीं थे, मना करने वाले में दो नहीं ही थे। अब बहुत सारे व्यक्ति थे, हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, दुनिया के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं थे उसमें। उस समय भी भारत के ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो नहीं थे। तो नहीं थे में तो बहुत नाम आएगा, तो आखिर हमने यहाँ पर नहीं थे कि क्यों लिखे? इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या सच में ये व्यक्ति संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन मतलब एक ऐसे व्यक्ति, इतना दिग्गज, इतने बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति कौन थे जो संविधान सभा में नहीं थे, जिसके बारे में अगर क्वेश्चन आए तो हम ये मानने के तैयार ही नहीं होंगे कि ये व्यक्ति संविधान सभा में नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा है कि ऐसे भी कुछ व्यक्ति रहे हैं जो संविधान सभा में नहीं रहे, पूरा अपना स्वतंत्रता संग्राम में अपना पूरा जीवन लगाए, लेकिन नहीं रहे संविधान सभा के सदस्यता के रूप में, उन्होंने सदस्य नहीं थे। एक आता है गांधी जी और दूसरा नाम आता है जिन्ना। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अस्वीकार करने की बात ही नहीं आती है, थे ही नहीं। अस्वीकार करने वाले और अस्वीकार करने वाले की तो बात हम बता ही चुके हैं आपको। अब आता है कि बैठक, संविधान सभा टोटल संविधान के निर्माण होने में जो समय लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और इतने दिनों में टोटल संविधान सभा में कितनी बैठक हुई है, तो इसके संबंध में अगर हम बात करेंगे तो टोटल लगभग 11 बैठक होता है। और बात करें तो 165 दिन तकले इस पर बात विचार, बैठकों में दिन तकले बात विचार होता रहा। 165 दिन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, 165 दिन, और बैठक की बात करेंगे तो 11। अब आता है कि संविधान सभा को लिखने का काम कौन किए, मतलब किनको यह दायित्व सौंपा गया कि आप अपने हाथ से लिखें। सीधी सी बात है, जो लिखने में जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होगी वो लिखेंगे। तो इसमें एक नाम आता है एक व्यक्ति का, प्रेम बिहारी जी का। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखने का काम किया, हिंदी और इंग्लिश में। अब आता है कि संविधान सभा में बिहार से कितने मेंबर थे, तो 36। कितने मेंबर? 36 सदस्य संविधान सभा में बिहार से थे। अब आते हैं कि संविधान को जो लिखा गया है, उसको लिखने का जो काम हुआ है वह किस शैली में लिखा गया है। तो बात आती है शैली की, जब बात करेंगे तो यह आ जाता है इटालियन शैली। इटालियन संविधान किस शैली में लिखा गया, तो इटालियन शैली में। तो ये संविधान सभा के कुछ पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, सलाह कौन थे। टोटल इसकी बात करें कि इसमें खर्च कितना हुआ, खर्च की भी बात हम लिख ही लेते हैं, तो लगभग आपका आ जाता है 64 लाख लगभग, ये याद रखेंगे। एक नाम और आता है कि बसंत बिहारी नाम के व्यक्ति, जो हिंदी प्रसंस्करण में इसको स्थानांतरित करने का काम किए थे। हालांकि ये नाम लिखने वाले का व्यक्ति और इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी का नाम, कि इन्होंने ही संविधान को लिखने का काम किया था। तो ये कुछ पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम देखते हैं और क्या इससे क्वेश्चन एराइज किया जाता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारत में जो संविधान निर्माण हो रहा था उसमें बैठक की बात आती है। तो बैठक और साथ ही साथ एक और पॉइंट निकल के आता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के बैठक में चरण कितने थे और कौन कौन से चरण में क्या काम हुआ। तो सबसे पहले तो इसके कुछ प्रमुख बैठक को हम देखते हैं। तो सबसे पहला बैठक की बात करेंगे कि संविधान निर्माण का प्रथम बैठक जो था, पहला बैठक, वो कौन सा था। तो यह बैठक जो होता है 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, सच्चिदानंद सिन्हा
सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था इसी दिन। अब दूसरी बैठक की बात करेंगे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है और इस दिन ये दूसरी बैठक रही और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष। अब नेक्स्ट आता है 13 दिसंबर की बात। 13 दिसंबर यानी तीसरा बैठक। यह जो तीसरा बैठक था संविधान सभा का तीसरा बैठक, इसमें क्या होता है, उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया और उद्देशिका को प्रस्तुत करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। उद्देशिका को संविधान सभा के पटल पर किसने रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत हुआ 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसे स्वीकार कब किया गया, तो संविधान सभा ने इसे स्वीकार करने की जब बात आएगी, स्वीकार उद्देशिका को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा, लेकिन प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अब आता है इसमें एक प्रमुख और बैठक 24 जनवरी 1950। अगर हम देखें तो इसमें एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, एक नहीं 2 पॉइंट। पहला पॉइंट अगर देखेंगे तो 26 नवंबर 1949 और एक डेट रखेंगे 26 जनवरी 1950। ये प्रमुख डेट आप याद रखेंगे क्योंकि हम बैठक से संबंधित नहीं है, ये डेट से संबंधित की बात करेंगे। इस दिन क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये वाला डेट याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। संविधान सभा अपना काम कर रही थी और इसी क्रम में भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान बनकर तैयार। संविधान बनकर के 26 जनवरी 1949 को तैयार हो जाता है, लेकिन आगे हम इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे कि यहाँ पर ये तैयार तो हुआ, अंगीकृत हुआ, लेकिन संविधान इस दिन लागू नहीं किया जाता है। इसके कुछ आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया, लेकिन इस दिन संविधान लागू नहीं होता है। तो ये याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ, लेकिन लागू नहीं होता है। ये लागू कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उससे पहले एक और डेट पर हम बात करेंगे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक, याद रखेंगे यह क्या था, तो अंतिम बैठक। और क्या हुआ इसमें, तो इसमें ही 24 जनवरी 1950 को ही भारत का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, इसको भी राष्ट्रीय गीत जो था इसको स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति के तौर पे चुना गया 24 जनवरी 1950 को। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। तो याद रखेंगे, कभी कभी इसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा, तो ये 12वीं बैठक के तौर पर लिखा मिलेगा आपको, लेकिन ऐसे याद रखेंगे ये अंतिम बैठक था। और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनकर के तैयार हो गया था उस पर हस्ताक्षर करने की बात करेंगे कि हस्ताक्षर टोटल कितने मेंबरों ने किया, तो 284
284 मेंबर जो थे इसी दिन संविधान पे अपना हस्ताक्षर करके, संविधान के अध्यक्ष हो या मेंबर सभी ने हस्ताक्षर किया और जाकर के संविधान को आगे चल करके, क्योंकि इसके 2 ही दिन बाद 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया, लागू, संविधान लागू। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, संविधान की बैठक है जो हमने आपको बताया। और देखते हैं संविधान के निर्माण के चरण की बात आती है। चरण, संविधान निर्माण के चरण। संविधान निर्माण के क्रम में मुख्यतः 3 चरण देखने को मिलता है। कितने चरण? तो 3 चरण। पहला चरण की अगर बात करेंगे हम, प्रथम चरण की बात, तो ये 6 अगस्त 1946 से शुरू होता है और 14 अगस्त 1947 को समाप्त होता है प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या हुआ कि भारत के जो संविधान निर्माण करने के लिए जो एक आधार कुछ चाहिए था, उस आधार को देखा गया कि उद्देशिका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत यानी उद्देशिका को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। पहले चरण में अध्यक्ष के रूप में कौन होंगे, तो भारतीय संविधान के ढांचा की बात अगर जब करेंगे, दूसरा चरण में जो भारत के प्रारूप की तैयार करने की बात आई, तो उसे प्रारूप तैयार करने के लिए एक ढांचा जो मिला वह उद्देशिका से। तो ये उद्देशिका पहला चरण में उद्देशिका का काम हुआ, उद्देशिका प्रस्तुत किया गया। दूसरा चरण में क्या होता है, अगर हम बात करें दूसरे चरण की, तो इसमें प्रारूप तैयार, संविधान सभा के द्वारा भारत में जो संविधान का निर्माण हो रहा था उसके प्रारूप तैयार करने की बात जब करेंगे कि किस चरण में हुआ था, तो दूसरे चरण में प्रारूप को तैयार किया गया। अब तीसरा चरण की बात करेंगे, तो तीसरा चरण में क्या हुआ, जो संविधान बन करके तैयार हो गया था उसे स्वीकार तो कर लिया गया, और साथ ही साथ यहाँ पर तो, लेकिन इसके साथ और क्या हुआ कि संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में शासन व्यवस्था को संचालित किया। तो ये रहा संविधान सभा का तीसरा चरण। तो पूरे चरण को भी हम याद रखेंगे, किस चरण में क्या काम किया गया। पहला चरण में उद्देशिका, दूसरे चरण में प्रारूप को तैयार किया गया, तीसरे चरण में संविधान का तो स्वीकार करने की बात भी है और साथ ही साथ लागू भी हुआ। और जो क्योंकि भारत में तो संविधान बन गया, अब उसके बाद 1951-52 का वो समय आता है जब भारत का प्रथम चुनाव होता है। उसके बाद में भारत में संसदीय प्रणाली के तौर पे संसद में अलग तरीके से चुनाव के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से भारत में देश का संचालन किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले, क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, तो उसके बाद से 47 के बाद से लेकर के जब तक चुनाव नहीं हुआ था, उस क्रम में जो देश का शासन व्यवस्था था उसको किस आधार पे, किस तरह से, कौन लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा था, तो ये अस्थायी संसद के तौर पर संविधान सभा ही काम कर रही थी। ठीक है, तो ये अस्थायी संसद, क्योंकि संसद तो ये चुनाव जीत करके आने वाले उसके बाद ही होगा, तो ये इसीलिए अस्थायी लग जाता है कि ये संविधान सभा के जो सदस्य थे वही लोग अस्थायी संसद के तौर पर काम किए और भारत के शासन व्यवस्था को संचालित करने का काम किए। अब आते हैं, और इसमें ये तीसरा चरण हम देख सकते हैं कब से कब तक रहा, तो 27 नवंबर 1949 से लेकर के मार्च 1952 स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। उससे पहले हम आते हैं थोड़ा सा, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया हो रही थी, चल रही थी, उसमें
अलग अलग विषयों को लेकर के चर्चा, वाद विवाद, बहस सब छिड़ी हुई थी और इसके लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई थी, छोटी छोटी या बड़ी जो भी कहिए समितियां, यानी कि हर एक विषय वस्तु पर अगर बढ़िया डिटेल से चर्चा करने के लिए एक समितियों का निर्माण किया गया था, छोटे बड़े सारे प्रकार के समिति। तो इसमें अगर बात करेंगे कुछ प्रमुख समितियां जहां से क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट कि इन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये सारी बातों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि भारत के जो संविधान सभा के द्वारा कुछ समितियां बनाई गई थी वो क्या सब था। तो पहला आता है नेहरू जी के द्वारा, और नेहरू जी की अध्यक्षता में कौन कौन से समितियां काम कर रही थी। तो नेहरू जी के बारे में अगर बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में कौन कौन समितियां थी। तो एक आता है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, और आ जाता है संघीय शक्ति, संघ शक्ति और संघीय शक्ति। ये दोनों समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में अपना काम कर रही थी। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है प्रारूप समिति के बारे में, और इसके अध्यक्ष थे कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन जी? अंबेडकर जी। तो ये कौन थे? अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। अब बात आती है कि प्रारूप समिति के गठन कब किया गया? संविधान सभाओं के द्वारा। तो यह बात आता है आपको 29 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1946 को यह गठित हुआ। लेकिन टोटल कितने दिनों तक ले इसमें अपना वाद विवाद चर्चाएं चली? तो यहाँ 114, कितना है? 114 दिन तक बहस हुआ। अब वाचन की बात करेंगे, वाचन कितने हुए थे? तो 3 वाचन, यानी 3 बार इसको पढ़ा गया था। ये कुछ पॉइंट है जो प्रारूप समिति से संबंधित, कि प्रारूप समिति का क्या काम था। प्रारूप समिति का दायित्व था कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। तो ये प्रारूप तैयार करने का काम किया, और इसके अध्यक्ष थे कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक, पिता के तौर पे संबोधित हम लोग करते हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के निर्माण में जो योगदान रहा, इसमें प्रारूप समिति के माध्यम से आप समझ सकते हैं, और ये इसके अध्यक्ष रहते हैं। प्रारूप समिति का गठन जो होता है 29 अगस्त 1946 को, लेकिन इन्होंने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसमें अगर बात करेंगे कि यह 21 फरवरी, हम लिख देते हैं यहाँ पर, इन्होंने अपना रिपोर्ट का प्रस्तुत किया। तो यह 21 फरवरी 1948 को, एक मिनट यहाँ 1 मिनट आप यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये 1947 होगा, ये 1947 हो गया, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। ये गठन की बात है, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 21 फरवरी 1948 को। तो 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट दिया गया, और ये सारा जो इसमें प्रारूप समिति में जो कुछ मेंबर है उनको भी हम याद रखेंगे। सबसे पहला बात आता है कि इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य, अध्यक्ष सहित, क्योंकि अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो अध्यक्ष में कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और इसके अलावा इसमें 6 और सदस्य थे। उसमें एक का नाम आता है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट नाम आता है के एम मुंशी। तीसरा नाम आता है माधव राव। देखिए माधव राव जो थे यह BN मिश्रा के जगह लेते हैं। ये भी याद रख, क्वेश्चन में यहाँ पर 2 व्यक्ति का नाम, प्रारूप समिति के संबंध में 2 व्यक्ति का नाम आता है जहाँ पर नामों में बदलाव किया गया था, एक की मृत्यु के कारण तो एक की सदस्यता के कारण। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि 2 व्यक्ति का नाम के बदलाव में माधव राव, BN मिश्रा, तो ये BN मिश्रा के जगह आते हैं माधव राव।
फोर्थ नेम अगर हम देखेंगे तो टीटी कृष्णास्वामी चारी है, कृष्णामचारी, जो कि डीपी खेतान के जगह पर ये आते हैं। टीटी कृष्णामचारी डीपी खेतान के जगह लेते हैं। अगला नेक्स्ट नाम आता है गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर। नेक्स्ट नाम आता है सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला। तो ये टोटल नाम है प्रारूप समिति के मेंबरों के, और इसके अध्यक्ष के तौर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये नाम आप याद रखेंगे। पहला नाम क्या आता है? कृष्णामचारी अय्यर। दूसरा आता है मुंशी जी, के एम मुंशी। तीसरा आता है माधव राव। माधव राव किनके जगह पर आते हैं? तो ये बी एन मिश्रा। माधव राव किनके जगह पर? तो बी एन मिश्रा के जगह पर। नेक्स्ट है कृष्णामचारी। देखिए दो गो आता है, एक आता है कृष्णा स्वामी। तो इसका नाम हम कृष्णामस्वामी से नहीं, एगो अल्लादी से याद रखेंगे, अल्लादी कृष्णामस्वामी अय्यर, क्योंकि नाम को याद रखना जरूरी है। दो गो व्यक्ति ऐसे आएंगे जिनके नाम में कृष्णामचारी लगा हुआ होगा, कृष्णामस्वामी। तो ये है कृष्णा स्वामी और ये है कृष्णामचारी। अल्लादी कृष्णास्वामी, के एम मुंशी, माधव राव, कृष्णामचारी। उसके बाद आता है गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला। ये टोटल नाम है, आप याद रख सकते हैं। अब हम बैठते हैं थोड़ा सा और जो समितियां हैं उसके बारे में। नेहरू जी के अध्यक्षता में 2 समिति, संघ और संघीय समिति। नेक्स्ट आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में कौन कौन सी कमेटी थी? तो प्रांतीय संविधान और मौलिक, और उसके बाद अल्पसंख्यक। देखिए प्रांतीय संविधान समितियां जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मौलिक अधिकार से संबंधित जो समितियां थी उसमें भी पंडित जवाहर कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। लेकिन इसके अंदर भी मौलिक अधिकार से संबंधित जो समितियां थी उनके अंदर में भी एक उप समितियां थी। आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर एक उप समिति था, जिसका अगर बात करेंगे कि ये उप समिति किसके डायरेक्शन में काम कर रही थी, तो ये थे जेपी कृपलानी। ये जेपी कृपलानी जी के द्वारा हम ध्यान रखेंगे कि ये मौलिक अधिकार के संबंध में जो उप समितियां बनाई गई थी, और उसके 2 अध्यक्ष के तौर पे जिनका नाम आता है वो थे जेपी कृपलानी। उसी तरह से अल्पसंख्यकों के अंतर्गत भी एक समितियां थी और इसमें भी एक उप समितियां बनाई गई थी। अल्पसंख्यकों के लिए भी एक उप समिति थी, और इसमें जो थे इसका नाम था CH बनर्जी ने मुखर्जी थे। तो ये रहे इनके अंदर में उपसंख्या। यहाँ पर ये नाम आपको इम्पोर्टेंट रहता है, जेपी कृपलानी जी का नाम आप याद रखेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 3 कमेटी के रूप में काम कर रहे थे, एक राज्यों के रूप में, एक मौलिक अधिकारों के रूप में, और एक अल्पसंख्यकों के रूप में। अल्पसंख्यक के अंदर भी एक उप समिति थी और मौलिक अधिकार के अंदर भी एक उप समितियां थी। तो ये याद रखेंगे हम। अब आते हैं जेपी कृपलानी के संबंध में एक और, कि ये झंडा जो समिति बनाई गई थी, तो झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। नेक्स्ट आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम, VVI आप कह सकते हैं बिहार के निवासियों के लिए, तो एकदम VVI है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन कौन से समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रक्रिया नियमन, राष्ट्र ध्वज और संचालन समिति, ये भी 3 समिति के अध्यक्ष थे। एक तो प्रक्रिया नियमन, दूसरा संचालन समिति, तीसरा राष्ट्र ध्वज। तो राष्ट्र ध्वज, संचालन और प्रक्रिया नियमन के जो समितियां काम कर रहा था उसके अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दूसरा बात करेंगे कि कार्य संचालन समिति। देखिए सीधे संचालन में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन ऐसे कार्य संचालन की जब बात करेंगे कि कार्य संचालन में कौन थे, तो कार्य संचालन में KM मुंशी जी थे, KM मुंशी। नेक्स्ट आते हैं पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया सदन समिति और आवास समिति। आवास समिति से क्वेश्चन आया है और आप इसे याद रख सकते हैं कि आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पटाभी सीतारमैया जी।
अब आते हैं जेबी मावलंकर। जेबी मावलंकर जो थे संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समितियां थी उनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है एस भद्राचारी। एस भद्राचारी सुप्रीम कोर्ट के लिए जो तदर्थ समितियां बनाई गई थी उसके वो अध्यक्ष थे। एस के धर भाषाई प्रांत के आधार पर जो समितियां बनाई गई थी उसके अध्यक्ष एस के धर। नेक्स्ट आता है उषा नाथ सेन जी का नाम। उषा नाथ सेन जी प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष रहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नाम और उनके संबंध में जो समितियां हैं उसको आप याद रखें। तो ये सारी समितियां और उन सारी समितियों को लीड करने वाले व्यक्ति के नाम ये आपको, मुझे लग रहा है मुझे इससे ज़्यादा नहीं लगता है कि आपको क्वेश्चन आएगा समिति से। नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट बन सकता है। ये रहा संविधान। संविधान बनकर के तो तैयार हुआ और संविधान की बात करेंगे कि निर्माण में टाइम कितना लगा था। समय तो ये आ जाता है आपको 2 साल 11 माह 18 दिन। संविधान की बात करें, भारत के संविधान निर्माण में जितने भी लोग पार्टिसिपेट थे वो सारे लोग भारत के संविधान निर्माण के क्रम में लगभग विश्व के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किए। कितने 60 देशों को, सही तो बोले हैं, लगभग 60 देशों के संविधान के इन लोगों ने अध्ययन किया। तो भारतीय संविधान में अगर हम देखें कि जो अलग अलग स्रोत देखने को मिलता है हमें कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से है, भारत के राष्ट्रपति का पद कहाँ से संबंधित है। तो ये जो स्रोत की बात आती है तो ये सब अलग अलग देशों के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उस पर एक अलग वीडियो बन जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में अलग अलग देशों से क्या क्या ऐड किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखें टोटल ओवरऑल कि भारत के संविधान के निर्माण में लगभग कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, तो 60 देशों का। कितने दिनों में यह बन के तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब आता है कि संविधान को सजाने का काम किनको सौंपा गया था। लिखने वाला बात तो हम बता दिए कि बिहारी जी थे, प्रेम बिहारी जी, लेकिन इनको सजाने का काम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो ये शांति निकेतन के कुछ कलाकार थे, उनके द्वारा भारतीय संविधान को सजाया गया। और क्या बेहतरीन ढंग से सजाए हैं। आजकल दुल्हन भी उस तरह से नहीं सजती है। तो क्योंकि आजकल के दुल्हन का अगर देखें तो सजाने की बात, तो अभी आप देखेंगे कि इतनी खूबसूरत जब स्टेज पे आएगी तो एकदम बढ़िया गेटअप में है, लेकिन उसको कल अगर 2 दिन बाद देखें तो पहचान भी नहीं पाए कि क्या यही है। लेकिन भारत के संविधान के निर्माण करने वाले व्यक्ति के दिमाग की खूबसूरती देखिए कि वो अपने दिमाग की खूबसूरती, विचार की खूबसूरती से इतना बेहतरीन ढंग से गढ़ा संविधान को, और उसको इतने ढंग से सजाया भी गया है। जो भी लोग इनमें अपना योगदान दिए हैं सबको तो तहे दिल से धन्यवाद देने की सबसे पहली बात आती है कि इतना बेहतरीन संविधान लिखा गया है कि आज तक ले विश्व के सभी संविधान में सबसे बड़ा संविधान के रूप में हमारा संविधान अपना पहचान बनाया हुआ है। तो ये संविधान को सजाने की जब बात आती है कि शांति निकेतन के जो सदस्य थे उनके द्वारा किया गया था, कलाकारों के द्वारा। और इसमें 2 नाम प्रमुख आता है, नंदलाल बोस जी का और बोहर राम मोहन मनोहर सिंह। एक आएगा नंदलाल बोस और दूसरा आएगा बेहर है, बोहर नहीं है, बेहर राम मनोहर सिन्हा। तो बेहर राम मनोहर सिन्हा, आप बेहर को बेहद मत समझिएगा, बेहर है, बेहर राम मनोहर सिन्हा। ये 2 व्यक्ति थे, एक का नाम नंदलाल बोस, बेहर राम मनोहर सिन्हा। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को सजाने का काम किया।
अब आता है कि भारत का जो संविधान था इसके हिंदी संस्करण की बात आता है कि कौन थे हिंदी संस्करण करने वाले। तो बसंत कृष्ण वैद्य का नाम भी आप याद रख सकते हैं हिंदी संस्करण में संविधान के बारे में, तो बसंत कृष्ण वैद्य। अब आता है कि भारत का जो संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को जो बन करके तैयार हुआ, लेकिन इस दिन लागू नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण क्या था? तो आप सभी को याद होगा 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को हम लोग सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। पहला स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस कह सकते हैं। इस दिन हम लोग पहला स्वतंत्रता दिवस मनाए और इसके बाद से प्रत्येक साल हम लोग 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के तौर पे मनाते आ रहे थे। तो ऐतिहासिक रूप से हम सभी देशवासियों के लिए 26 जनवरी एक इम्पोर्टेंट डेट था। तो ये इसी इम्पोर्टेंट डे को हम लोग चाहते थे कि ये हमेशा के लिए यादगार बना रहे। तो जितने भी संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि भारत का संविधान तो 26 नवंबर को बन करके रेडी हुआ, तो अगर लागू कर देंगे तो इसी दिन से हम गणतंत्र के रूप में मनाने लगेंगे, गणतंत्र संविधान दिवस के रूप में। मतलब ऐसा कोई डेट डिसाइड करने की बात आई कि किस डेट को हम तैयार करें, लागू करें। तो देखिए भारत स्वतंत्रता दिवस तो हम मना रहे हैं 26 जनवरी को पहले से ही, लेकिन भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त को, तो उस दिन तो अब तो हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन ये दिन हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इसीलिए क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर के तैयार हुआ और इसे लागू करने की जब बात आई, तो संविधान के निर्माताओं ने इस डेट को न लागू करके इसे 26 जनवरी 1930 को लागू किया। तो संविधान लागू, लेकिन आप सब जानते हैं कि 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस, क्योंकि संविधान इसी दिन बन के तैयार हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में फंसना नहीं है, इसको समझ लेना है आसानी से। तो यहाँ पर ये डेट रहा 26 जनवरी 1900। लेकिन एक और बात याद रखेंगे कि इस दिन संविधान जो बनकर के जिस दिन तैयार हुआ था, उस दिन कुछ ऐसे संविधान के कुछ ऐसे आर्टिकल जिसको उसी दिन लागू किया गया देश में। तो ऐसे टोटल ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसमें 15 को ऐसे आर्टिकल्स थे। टोटल कितने आर्टिकल्स? तो 15 को। 15 आर्टिकल्स को जिस दिन संविधान बनकर के रेडी हो गया और संविधान सभाओं के द्वारा अंगीकृत किया गया, ओके कर दिया गया कि हाँ बिल्कुल फाइनल बन गया संविधान हमारा, डन कर दिए, उसी दिन भारत के 15 आर्टिकल्स ऐसे थे जिसको लागू कर दिया गया। और वो क्रम अगर हम देखेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9 एकदम क्रम से याद रखेंगे। 5, 6, 7, 8, 9। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 60, 324, 366, 367, 324, 366, 367। उसके बाद आता है 372, 380, 388, 391, 392, 393। तो ये एकदम 5 से शुरू करेंगे 9 तक खत्म करेंगे क्रम में। 5 से 6 तक ले तो 5 से 9 तक ले। 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60, बीच में 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392, 393। तो ये फिर यहाँ से क्रम है 91, 92, 93 का। तो ये याद रखने का चीज़ है कि भारत जिस दिन संविधान अपना बना करके तैयार किए उस दिन कौन से आर्टिकल्स थे जो लागू हो गया था देश में और कितने थे टोटल, इसकी संख्या तो 15 था। ये रहा का कुछ संविधान से संबंधित। अब बात आती है कि भारत का जो संविधान था इसमें अगर हम बात करें कुछ अन्य बिंदुओं की, तो 22 जुलाई 1947 को इस दिन भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तिरंगा इसे अपनाया गया। इसी दिन इसको स्वीकार कर लिया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत
इसको स्वीकार कर लिया गया। तो ये अन्य कुछ पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं। एक और पॉइंट आता है 1949 का। 1949 में भारत राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों के रूप में नामित होते हैं। राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता के रूप में ये भारत का नाम 1949 में ऐड हो जाता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं और इसमें मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ पॉइंट आता है कि भारत में जो संविधान बनकर के तैयार हुआ, तो भारत का संविधान तो तैयार हो गया। आप अभी हम आपको बताएं कि बीच में जो दिन रहा स्वतंत्रता से लेकर संविधान के चुनाव के बाद संविधान लागू होने के बीच का जो गैप का टाइम रहा, इन सारे टाइमों के बीच में भारत को संचालित, देश का संचालन किन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। तो इसमें अभी हम बताएं कि संविधान सभा के जो मेंबर थे उन लोगों के द्वारा ही किया गया। अब आता है कि इसमें जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे और उनके कौन कौन सा दायित्व सौंपा गया था, कौन से विभाग के कौन मंत्री थे। तो यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे थोड़ा सा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात आती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नामित होते हैं और मंत्रिमंडल के रूप में देखें तो ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडलों की अध्यक्षता करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में भी, और भारत के जो विदेश नीति है इन सारे दायित्वों को किनको सौंपा गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल के रूप में अध्यक्षता करने वाले और प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम जो भारत का मंत्रिमंडल बनाया गया था उसकी बात कर रहे हैं हम। तो प्रथम स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल बना, इसमें ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इन सारे चीजों को बारे में याद रखेंगे कि इन सारे चीजों का दायित्व इनको सौंपा गया। अब आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो पटेल जी को क्या क्या सौंपा गया, तो गृह मंत्री, याद रखेंगे भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम। उसके बाद आता है सूचना और प्रसारण जो मंत्री होता है उसके तौर पर भी सूचना मंत्री के तौर पर पंडित बोलते हैं पटेल जी थे। नेक्स्ट आता है राज्यों के मामले में। तो राज्यों के मामले से संबंधित जो काम था, दायित्व था, वो भी किनको सौंपा गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी 3 दायित्व। पहला क्या था, तो एक तो ये गृह मंत्री रहे, तो गृह मंत्री के तौर पर हम याद रखेंगे। दूसरा अगर हम बात करेंगे कि राज्यों के मंत्री के रूप में, राज्यों के मामले के रूप में दायित्व किनको सौंपा गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। हालांकि इन बाद में देखेंगे कि एक मेनन नाम के व्यक्ति थे जो इनके कार्यों को आसान या सहयोग देने के लिए थे। उसके बाद आता है सूचना मंत्री के तौर पर कौन थे, तो पटेल जी। तो ये 2 नाम। उसके बाद आता है बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये जो राजेंद्र प्रसाद जी थे इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। ये एकदम मस्ट VVI है, एकदम VVI इसको आप कर सकते हैं। अब इसको याद रखने के पीछे का जो लॉजिक की हम बात करेंगे तो इसमें लॉजिक जो है आप याद रख सकते हैं कि बिहार एक कृषि संपन्न या कह सकते हैं कि कृषि वाला, मतलब मुख्य प्रधान अगर बात करेंगे कि यहाँ का क्या है तो कृषि है। तो यहाँ से भी अगर आप जोड़ सकते हैं क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के थे, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री के तौर पर कौन आएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात आता है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में भी आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद आता है जॉन मथाई, रेलवे मंत्री बनाया गया था भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में। रेलवे मंत्री जॉन मथाई, मथ दिया गया रेल को, तो जॉन मथाई। अंबेडकर जी को कानून एवं विधि मंत्री बनाया गया था। अंबेडकर जी को क्या बनाया गया था, कानून यानी कि विधि मंत्री। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो अंबेडकर जी। और प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, याद रखेंगे। रेल मंत्री जॉन मथाई। नेक्स्ट आता है जगजीवन राम जी को ना श्रम मंत्री बनाया गया था। वैसे भी भगवान राम अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए थे, श्रम करने वाले व्यक्ति। तो याद रखेंगे जगजीवन राम क्या थे, तो श्रम मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। आप इसको मत ले लीजिएगा अन्यथा बस हमने इसको
याद रखने के लिए आपको इस तरह से जोड़ दिए ताकि आपका भी दिमाग में ये बात बैठ जाएगा, तो आपको याद रह सकता है लंबे टाइम तक ले, और कन्फ्यूजन की जो बात आती है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो राम जी बोलते हैं जगजीवन राम श्रम मंत्री। नेक्स्ट आता है बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। जिसके पास बल है वही दूसरे की रक्षा कर सकता है, बिना बल वाला व्यक्ति किसी का रक्षा नहीं कर सकता है। तो जिनके नाम में बल था वही रक्षा मंत्री थे पहले। तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। CH भाभा, CH भाभा की बात करेंगे तो ये आ जाएंगे वाणिज्य मंत्री, CH भाभा वाणिज्य मंत्री। नेक्स्ट आता है राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। अमृता कौर नामे में है अमृता, अमृत, तो स्वास्थ्य, जो अमृत पिएगा वो तो स्वस्थ होगा ही। तो राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। और BN गाडगिल, देखिए कोई भी चीज अगर उत्खनन की बात करें या खनन से संबंधित कोयला हो या ऊर्जा, मिट्टी के कोयला खनन के बारे में, तो वो गड़ा हुआ चीज है, तो खनेंगे फिर निकलेगा। तो गाडगिल कौन से विभाग के मंत्री बने पहले मंत्रिमंडल में? तो खनन मंत्री, खनन एवं ऊर्जा मंत्री। तो खनन एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? गाडगिल। तो ये सारे मंत्री प्रथम मंत्रिमंडल के तौर पे थे, आप इसे याद रख सकते हैं। नेहरू जी के बारे में विभाग कौन कौन सा था? एक और याद रखेंगे कि नेहरू जी को वैज्ञानिक विभाग, जो रिसर्च वगैरह का जो फील्ड है, वह भी किनको मिला था? तो नेहरू जी को ही। पटेल जी को गृह राज सूचना, राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री, बाबू जगजीवन श्रम मंत्री, जॉन मथाई रेलवे मंत्री, याद रखेंगे। अंबेडकर जी विधि मंत्री। तो ये बलदेव जी रक्षा मंत्री। ये सारा पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। एग्जाम्स में कभी भी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आप आराम से टिक करें, सही करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अच्छा लगेगा तो मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल करियर कैंपस को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।